ये सिर्फ राजकुंद्रा से सीमित नहीं, राजकुंद्रा के पीछे जो पूरा नशेड़ी गंजेड़ी चरसी गैंग है, जब सुशांत की भी इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी तो उसके थ्रू हम लोग ने देखा था कैसे बॉलीवुड की लिस्ट कनेक्टेड थे। तो इस पूरे ड्रग रैकेट को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। पोर्नोग्राफी फिल्म और ड्रग रैकेट में फर्क नहीं है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो 2 नंबर का ही राउट होता है। तो ये बड़ा अच्छा है कि हम देख रहे हैं कि एजेंसीज एटलीस्ट इनके खिलाफ जा रही है और इन पे एक्शन लेने में दम दिखा रही है। एक जमाने में तो ये लोग भगवान का रूप अपने आप को समझते थे, आज एक फैमिली मैन हिट होती है और एक राधे फ्लॉप होती है, ये हम लोग के करते, यही हम लोग का जो इम्पैक्ट है वो बताता है। उस तरीके की स्क्रिप्ट को प्रोजेक्ट करता है, वो स्क्रिप्ट जो होती है वो एंटी इंडियन नैरेटिव पे होती है, वो पैसा जो है बाहर से भी आता है, उसके बाद ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट में भी जाता है। सब पूरा एक साइकिल है और लिंक्ड है। प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आपको डबल कांग्रेचुलेशन जन की बात के साथ साथ अब आप हमें इंडिया टीवी में दिखाई देंगे, इंडिया न्यूज पे माफी चाहूंगी। इसके अलावा आपकी अभी शादीशुदा, तो शादी के इस विवाहिक संबंध के लिए, इस नए जीवन के लिए सुमन पांडे के पूरे व्यूअर्स से, पूरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत। तो प्रदीप सर, एक पहला सवाल आप ये बताइए कि पूरा जो व्यू है, ये पूरा जो शो है, क्या है इस शो में, क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये शो जो होगा, इस शो का नाम है जनता का मुकदमा, और इस शो में सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि इस शो के अंदर हम लोग बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक बात नहीं करने वाले हैं, सच को सच और झूठ को झूठ देंगे। और मैंने अपना इंटेंट क्लियर पहले ही अपने एपिसोड से कर दिया, जिसमें हम लोग ने बंगाल रेप विक्टिम्स की जस्टिस की लड़ाई लड़ी है। ये शो जो है ये जनता को समर्पित है, और जैसे कि मैंने कहा है कि हम ओरिजिनल ग्राउंड से स्टोरीज देना चाहते हैं, तो आपके पास भी अगर ग्राउंड की ओरिजिनल स्टोरीज है, आपको लगता है जिसका मीडिया मौन है, हम उसको ऊपर उठाएंगे। तो कल हम लोग ने जो जन की बात और जनता का मुकदमा पे बंगाल रेप विक्टिम्स की पूरी पीड़ा को उठाया, और बंगाल राइट का जो ट्रूथ है, किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को शुरुआत की। उसके ऑलरेडी 50,000 ट्वीट्स और मोर देन 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा वैक्यूम है इस देश के अंदर एक ऐसे कंटेंट का जो कट कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं है, और यही कंटेंट मैं देश के युवाओं को समर्पित करना चाहता हूँ। ये तो हुई प्रॉब्लम की बात, जो आप बिना कट कॉपी पेस्ट एडिट किए बिना आप दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम तो हर कोई दिखा देगा सर, सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इसमें ये है सुमन जी कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दिन एक खबर को ना दिखाएं। तो अगर आप देखें कि कल सब लोग ने एक पेगासस की खबर दिखाई थी, मैंने जस्टिस ऑफ बंगाल विक्टिम्स, बंगाल राइट ट्रूथ को से शुरुआत की थी। आज भी जब मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसकी सेकंड इन्वेस्टिगेशन में चालू कर रहा हूं। तो सब लोग क्या करते हैं, किसी भी खबर को देखते हैं, अच्छा ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है, इसको दिखा दो, ये वो व्यक्ति ये दिखा रहे वो दिखा दो। मेरा फंडा नहीं, मैं अगर किसी खबर को उठा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो एक लेवल ऑफ पब्लिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचे और एटलीस्ट कोई अथॉरिटीज पर रिएक्ट करे। तो इसका ये है कि बीजेपी ने इसको पार्लियामेंट में रेज किया है, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज है, अभी हाईकोर्ट 22 को हाईकोर्ट का ऑर्डर आने वाला है। हम लोग इस कैंपेन के थ्रू ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई प्रो बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस में होनी चाहिए। अगर ये होती है, अगर हाईकोर्ट ऑर्डर कर देता तो हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। तो आपने पूछा डिफरेंस क्या, डिफरेंस ये है कि कोशिश ये है कि किसी भी खबर को सिर्फ एक दिन ना दिखाया जाए। जी, तो जहाँ पे आपने बीजेपी और पार्लियामेंट की बात की, तो वहीं पे बात होती है कि राज्यसभा में बार बार जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको किसी साजिश के तहत स्थगित कर दी जा रही है। आज भी 2 बजे तक कार्यक्रम स्थगित रहा। तो क्या साजिश है ये, कांग्रेस और विपक्षियों की कोई साजिश है, क्या चल क्या रहा है? विपक्ष ने कहा था कि देश के अंदर कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ है, देश के अंदर वैक्सीन की कमी है, और देश के अंदर आम आदमी को बेरोजगारी की समस्या है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पर विपक्ष इसी की ट्वीट पे बात कर रहा था। पर दुख की बात यह है कि इनमें से किसी चीज को उन्होंने सदन में जरूरी नहीं समझा पहले उठाने के लिए। कुछ बेरोजगार जर्नलिस्ट की स्नूपिंग की खबर उनने उठाई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जर्नलिस्ट जिनका मैंने नाम पढ़ रहा था, माफी चाह रहा हूँ, इनको स्नूप कराने की बात भी सरकार ने क्यों करी वो अचंभित है, क्योंकि इनको स्नूप कराने कुछ मिलना नहीं वाला है। तो आई एम शॉक्ड कि ना बेरोजगारी की बात की, ना कोविड मिसमैनेजमेंट की बात की, तो विपक्ष खुद ही सीरियस नहीं है जनता के मुद्दे पे। तो यहाँ पे एक और बात आती है, कोई सॉफ्टवेयर है जो जासूसी के लेके बात आती है, क्या है सॉफ्टवेयर पूरा जो जासूसी करा रही है जिससे चीजें? देखिए, इसकी बात पेगासस की कर रहे हैं। अब इनने अभी तक इनने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स एक कोई पोर्टल पे निकाला है। मैं इसकी पूरी डिबेट को सुनना चाहता हूं, पर ये सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट ने परचेज किया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये गवर्नमेंट, देखिए सर्वेलेंस जो है, अगर आप देखेंगे हर सरकार सर्वेलेंस करती है और इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, विच इज देयर। बट अगर ये राइट टू प्राइवेसी पर इंफ्रिंजमेंट की बात आती है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट होगा। तो अभी मेरे को लगता है कि हमको रुकना चाहिए कि ये जो सो कॉल्ड क्लेम किया जा रहा है विद दी कोई एक मीडिया के कॉकस द्वारा कि सबको स्नूप किया गया, इसमें कितने तथ्य हैं। अभी तक एक डैम स्क्विड है,
और अभी तक जिनके नाम बाहर आए, मुझे तो हंसी आती है नाम के बारे में बात करते हुए। एक बात और सामने मुझे बताइए, वो एक कोई एक जर्नलिस्ट है जो 2BHK के लिए जानी जाती है, 2BHK पर उनको सू करके क्या मिलेगा? मतलब आई एम ऑल्सो शॉक्ड। ये सब शायद हम नहीं समझ सकते, लेकिन शायद तो ये चीज आपको बताओ सुमन जी, आपने पार्लियामेंट, मेरे को लग रहा था जैसे कोविड की बात एक्चुअली विपक्ष ने एक समय उठाई थी, वो जायज भी थी, उसको उठाना चाहिए था, पर ये सब जनहित से जुड़े हुए, आप पेट्रोल डीजल की बात करें, सच में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल की था, इसको उठाना चाहिए था। इस पे आपने संसद में हंगामा नहीं किया, आप जाके कुछ 4-5 जर्नलिस्टों के स्नूपिंग पे कर रहे हैं। नहीं उठाती तो बीजेपी सरकार जो है वो भी क्यों नहीं ध्यान देती कि चले ठीक है विपक्ष नहीं उठाती, लेकिन जनता, जो आम जनता है वो तो परेशान है। होता है सुमन जी, उसको सत्ता में जब रहने के लिए उसकी पावर को नियंत्रण करने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार होना चाहिए। तो जो पावर में है सेंटर में, वो क्यों चाहेगा कि उसको कोई चेक और बैलेंस रखे? तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस सरकार में जो लोग हैं उन पर चेक्स और बैलेंसेस रखे, और जनता के हित में मुद्दे जो है, जो आम जनता को इफेक्ट करते हैं, रोजगार हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम, इस पे एटलीस्ट सरकार से सवाल पूछे और पूछना भी चाहिए। प्रदीप जी, एक बात ये भी आ रही है कि रोहिंग्या प्रवासी को लेकर एक बहुत ही बड़ी सुरक्षा पे एक मंडरा रही है कि भारत की सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में है, तो क्या है ये? देखिए, इसमें मैंने भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि किस तरीके से रोहिंग्या जो है वो अपना धर्म क्रिश्चियनिटी या किसी दूसरे में परिवर्तित करके एंटर करते हैं और उसके बाद बस जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट्स है वो होम मिनिस्ट्री को उसको संज्ञान लेना चाहिए और एक स्टेटमेंट इशू करना चाहिए बेस्ड ऑन व्हाटएवर इन्वेस्टिगेशन दे कैरी फॉरवर्ड। क्योंकि मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ कि देखिए, शरणार्थी एक बात होती है, रोहिंग्या शरणार्थी नहीं है। बांग्लादेश खुद उनको स्वीकार नहीं कर रहा है, म्यांमार खुद उनको स्वीकार नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें? हमको एक दुनिया की धर्मशाला नहीं है कि जो भी आए बिना सिटीजन। हम लोग का हमारा पहला जो दायित्व है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, ड्यूटी भी है कि हम अपने नागरिकों को जो भी ह्यूमन राइट्स देना है वो दे, उसके बाद बाकी देंगे, और उसमें भी शरणार्थी दें। ये लोग शरणार्थी नहीं है, ये तो घुसपैठिए हैं जो अपना कई में इनमें आतंकवादी संगठन से इन्वॉल्व होने की भी खबरें हैं, तो वी शुड नॉट टेक दैट रिस्क। ठीक है प्रदीप जी, ये तो बात हुई हमारी इसकी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और व्यूअर्स जानना चाहते हैं, इवन हिंदुस्तान जानना चाहता है कि जन की बात से जो बंगाल का हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग प्रदीप भंडारी जी का देखा, वो डोर टू डोर जिस तरीके से कैंपेन आपकी और आपकी पूरी टीम ने देखी, तो क्या ये चीजें अब इंडिया न्यूज में रहकर आप करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? 100%। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में कम से कम 7-8 महीने का समय, पर ये 2 और महीने के पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शो के जरिए मैं जमीन पे भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूमूंगा, और अभी थोड़ा ये शो एक बार स्टेबलाइज हो जाए। इसको अभी तक की सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है 8 o'clock के स्लॉट पे, और ये मेरा, देखिए, कोई शो करना, एंकरिंग करना, सिफोलॉजी करना एक माध्यम है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे काम से मैं जनता की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट कर सकूं, नेशनलिस्ट नैरेटिव को आगे कैसे ले जा सकूं, या आपने जैसे कि कहा से मुद्दा तो सभी उठाते, सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ सकूं, तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। बंगाल में जहां आपने कहा, बड़ी अचंभित करने की बात थी कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी ट्रांसलेट नहीं हुई, मुख्यमंत्री के हारने के बाद 2/3 बहुमत जीत गई, ये बंगाल का भय है। और अब जब जिस हिसाब से मैं टेस्टिमनी सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि जो लोगों, एक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, क्या वहां पे एक हैबिट बना दी गई है कि यू शुड ऑलवेज सरेंडर। दैट इज व्हाट आई हैव टू से। और ये मैं नहीं कह रहा, कि कैलकाटा हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। जी, मैं चुनाव से एक सवाल उठाऊंगी आपके, ओवैसी जी का कहना है इंशाअल्लाह कुछ भी हो जाए, इस बार हम योगी आदित्यनाथ को नहीं देंगे। मुझे लगता है जितने ओवैसी बोलेंगे उतना बीजेपी का फायदा होगा, बीजेपी भी समझती है। तो ओवैसी जितना ज्यादा एक्टिव होंगे। बंगाल चुनाव की तरफ तो नहीं था। हाँ, बंगाल में तो देखिए, मुस्लिम्स ने ये सोच लिया था कि वो एक तरफा वोट जो है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को करेंगे, अपना वोट नहीं डिवाइड करेंगे। तो अगर किसी को भी बीजेपी को हराना है तो मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी वोट और माइनॉरिटी ऑफ मेजोरिटी वोट अगर वो ले कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो कर सकता है। दैट इज व्हाट आई थिंक। पर अपीजमेंट करने वाले नेताओं को ये समझना चाहिए कि जब वो अपीजमेंट करते हैं तो हिंदू जो है वो भी सचेत हो जाता है। एक जगह 1-2 राज्यों में चल गया, पर ये ट्रेंड नहीं बन सकता। चलिए, जहाँ पे बात माइनॉरिटी, मेजोरिटी और हिंदू की आती है, फिर बात जनसंख्या नियंत्रण बिल की नोट कराई। देखिए, इसमें मेरी राय ये है कि ये जनसंख्या नियंत्रण जरूर होना चाहिए, पर इसमें एक और तथ्य मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2031 तक हिंदुस्तान की जो जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी ग्रोइंग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज है वो उतना नहीं रहने वाला है। उसके बाद एजिंग पॉपुलेशन भी कई राज्यों में बढ़ेगी। इनफैक्ट कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो 2.1 का वो रिप्लेसमेंट रेट होता है, जिसके बाद से जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में आती है, वो आ चुकी है, अपार्ट फ्रॉम पेयरिंग फ्यू राज्य। तो हमें ये देखना होगा कि हम जनसंख्या को हमें जरूर नियंत्रित करना चाहिए। पर ये प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कहा है कि ये जो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारा बिग एडवांटेज है, ना कि हमारा बर्डन, अगर हम उसको यूटिलाइज कर सकें तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। पर हाँ, अगर कुछ लोग
एक डेमोग्राफी, इस देश की डेमोग्राफी को बदलने के लिए जानबूझ के अगर अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, तब फिर जनसंख्या नियंत्रण को उस संबंध में भी लागू करना चाहिए। चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं। इसमें सॉरी छोड़ो, क्योंकि देखिए इसमें क्या, चाइना ने भी पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके पहले 1 चाइल्ड लेके आए थे, फिर 2 चाइल्ड लेके आए थे, उसके बाद आई थिंक दे हैव नाउ रिलैक्स्ड इट आल्सो। सो वी हैव टू हैव अ वेरी वेरी thoughtful approach towards it. इंडिया की बात हम चाइना यूएसए की करते हैं, पर अलग बात है उनके सिस्टम को हम फॉलो नहीं कर सकते, उनके रूल्स को नहीं फॉलो कर सकते। तो एक सवाल मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, हर वक्त जहां भी विधानसभा का चुनाव हुआ है अभी तक 2014 से, एक चेहरा जो है हमारा प्रधानमंत्री के रहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री एक चेहरा बनकर आए और यही चीजें हमें बंगाल में देखने को मिली। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में चेहरा योगी आदित्यनाथ होंगे या हमारे प्रधानमंत्री स्वयं? दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट ये साफ ऑलरेडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कर दिया और बीजेपी में भी कर दिया है कि वो योगी जी एज चीफ मिनिस्टर फेस को प्रोजेक्ट करते हुए चुनाव को लड़ेंगे। तो मोदी जी विल बी द कैटलिस्ट टू योगी। कुछ आपस के मतभेद दिखा रहे थे कि बर्थडे विश नहीं किया, आपस में कुछ मीटिंग्स चल रही है। देखिए, अगर इनके आपस के बीच में मतभेद होगा वो तो वही दोनों जान सकते हैं, बाकी पत्रकार तो सिर्फ कही सुनी बातों को पब्लिश करेंगे लाने के लिए। मुझे इस पे फैक्ट्स नहीं पता है, पर मैं इतना समझता हूँ कि अगर आपस में मतभेद होगा तो उन दोनों को ही नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी जीतना उत्तर प्रदेश जरूरी है और योगी आदित्यनाथ के लिए भी उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है। दैट इज व्हाट आई कैन से। अब बात ये रही, एक और चीज आपको कोई, जहां भी बीजेपी के मुख्यमंत्री फेस के उम्मीदवार रहे, उन्होंने हमेशा वो मुख्यमंत्री फेस के उम्मीदवार को प्रोजेक्ट किया है, बेरिंग असम। बिल्कुल सर, माफी चाहूंगी इन सब से परे एक सवाल, क्योंकि मुंबई भले आपने छोड़ दिया हो, आपका ठिकाना भले ही दिल्ली में होगा, लेकिन मुंबई वालों ने आपको नहीं छोड़ा है। तो एक खबर और आ रही है राज कुंद्रा की, तो इसको लेकर आप क्या? मैंने आपको हमेशा से कहा है सुमन जी की नशेड़ी गंजेड़ी चरसी गैंग, ये 2 नंबर का पैसा कहाँ से राउट करते हैं, सब पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं इन पे खुल के बोलूंगा, इस देश के अंदर एक नशेड़ी गंजेड़ी चरसी गैंग है जो डी गैंग के साथ कनेक्टेड है, जो कई बाहर से पैसा करके इन सब जगह पे प्लांट करता है। राज कुंद्रा की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पर इसके आगे और इन डेप्थ आने की जरूरत है। क्या आपको लगता है इसमें कोई डेप्थ है, कोई वास्तविकता है? नहीं, वास्तविकता जरूर हो सकती है, 100% हो सकती है। अब सवाल ये कि अभी मैंने चेक, शायद से राज कुंद्रा की जो बात आई, उनको ऑलरेडी हिरासत में भी भेजा गया है फॉर सम टाइम। मैंने फैक्ट्स नहीं चेक किए, पर उनको हिरासत में भी 23 तक भेजा गया है। तो ये सिर्फ राज कुंद्रा से सीमित नहीं, राज कुंद्रा के पीछे जो पूरा नशेड़ी गंजेड़ी चरसी गैंग है, जब सुशांत की भी इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी तो उसके थ्रू हम लोग ने देखा था कैसे बॉलीवुड की लिस्ट कनेक्टेड थे। तो इस पूरे ड्रग रैकेट को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। पोर्नोग्राफी फिल्म और ड्रग रैकेट में फर्क नहीं है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो 2 नंबर का ही राउट होता है, ये मैं कहना चाहता हूं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि बॉलीवुड में पूरी तरीके से दोनों चीजें भरी हुई हैं। 100% बॉलीवुड में एक तबका जरूर है जो क्लीन रूप से काम करता है, पर बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े रूप से, ये मेरी निजी सोच है कि एक स्ट्रॉन्ग नशेड़ी गंजेड़ी चरसी गैंग है जो 2 नंबर के पैसे को राउट करता है, उस तरीके की स्क्रिप्ट को प्रोजेक्ट करता है। वो स्क्रिप्ट जो होती है वो एंटी इंडियन नैरेटिव पे होती है, वो पैसा जो है बाहर से भी आता है, उसके बाद ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट में भी जाता है। सब पूरा एक साइकिल है और लिंक्ड है। और मैं कहता हूं कि आप लोग और हम सबको इस पे और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग इस देश के युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, मुझे 400 मिलियन की इनकी संपत्ति, कहां से इनका पैसा आता है, ऐसा कौन सा इनका बिजनेस है, ये चीज देखने की बात है। तो ये बड़ा अच्छा है कि हम देख रहे हैं कि एजेंसीज एटलीस्ट इनके खिलाफ जा रही है और इन पे एक्शन लेने में दम दिखा रही है। एक जमाने में तो ये लोग भगवान का रूप अपने आप को समझते थे, आज एक फैमिली मैन हिट होती है और एक राधे फ्लॉप होती है, ये हम लोग के करते, यही हम लोग का जो इम्पैक्ट है वो बताता है। सर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी धर्मांतरण को लेकर। मेरा इस पे बहुत, आप पूरा कर लीजिए, मैं आपको रोक दिया। नहीं, बिल्कुल मेरा इसमें फिक्स्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। इस देश के अंदर एक धर्मांतरण रैकेट चलाया जा रहा है जो फोर्स धर्मांतरण है, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर, उनको फायदा देकर, उनको डराकर धमकाकर उनके धर्म को परिवर्तित करते हैं। ये सिर्फ ये पंजाब में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे चल रहा है, बॉर्डर स्टेट्स में भी चल रहा है। हमें फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ अलग अलग स्टेट्स को कानून बनाने की जरूरत बहुत है, क्योंकि आप किसी के साथ अगर ऐसा करते हैं तो ये लीगल है। इसके बारे में संविधान नहीं छोड़िए, इसके बारे में 1960 से जो है चर्चा होती हुई आई है। वो तो लोगों ने दम नहीं देखा है बिल लाने का, पर जब भी बिल लाया गया है वो बिल बिकॉज ऑफ नंबर्स जो है इट हैज ऑलवेज नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस। सो इस देश को जरूरी है कि फोर्स धर्मांतरण ड्यूपिंग कर रोके, ड्यूपिंग करके जो धर्मांतरण किया जाता है उसको रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने प्रदीप भंडारी सर को सुना, कई
विषयों पे हमने सवाल पूछे और सर ने अपने सरल तरीके से, इतने सरल शब्दों में एक एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। चाहे वो मुंबई की बॉलीवुड राज कुंद्रा का हो, चाहे वो धर्मांतरण जो आज के वक्त में सबसे ज़्यादा जहर की तरह समाज को खोखला कर रहा है। तो वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादातर शेयर करें और सर को मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे आप इंडिया न्यूज़ पे भी देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।